Good morning. Today we will start the third unit of macroeconomics, determination of income and employment. Weightage for this unit is 12 marks, and we will start the unit with the topics aggregate demand and aggregate supply. Aggregate means total. Therefore, aggregate demand means total demand of goods and services in an economy. अब डिमांड को मेजर किया जाता है एक्सपेंडिचर से। हम किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम उस कमोडिटी के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करने को तैयार हैं। जैसे मैं एक मोबाइल की डिमांड करता हूं तो उस मोबाइल की डिमांड को मेजर किया जाएगा कि मैं उसके ऊपर 5,000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, 10,000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ या 15,000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड, जो कि एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड होती है, उसको टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी से मेजर किया जाता है। और हम एक ऐसी इकोनॉमी को मान के चलेंगे जिसमें सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर किससे मिलके बनेगा? एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और सी से डिनोट करते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं और इसको आई से डिनोट करेंगे। Therefore, there are two components of aggregate demand. One is C, consumption expenditure. Second one is I, investment expenditure. Aggregate supply. Aggregate supply means total supply of goods and services in an economy. अब जैसे डिमांड को मेजर किया जाता है एक्सपेंडिचर से, उसी तरह से सप्लाई को मेजर किया जाता है इनकम से, कि किसी कमोडिटी की सप्लाई करने से, किसी कमोडिटी को बेचने से हमें कितने रुपए मिले। मान लीजिए मैंने 100 क्विंटल वीट की सप्लाई की और उसको बेचने से मुझे 10,000 रुपीज मिले। तो जो 10,000 रुपीज मिले 100 क्विंटल वीट की सप्लाई से, उसको कहा जाता है इनकम। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, और टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी? नेशनल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसको Y से डिनोट किया जाता है। अब जो इनकम है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, या तो उसको हम खर्च कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या उसको सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। Therefore, Y means income is equal to C consumption plus S saving. तो एग्रीगेट सप्लाई Y नेशनल इनकम की इक्वल होती है, और नेशनल इनकम के दो कंपोनेंट हैं C प्लस S, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट होंगे, वो इक्वल टू होगी C प्लस S। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे प्रोपेंसिटी वर्ड का मीनिंग है डिजायर, इच्छा, कि एक कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना कितना कंज्यूम करने को तैयार है।
दो कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी से रिलेटेड, वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. द फॉर्मूला फॉर APC is equal to consumption upon income. For example, APC is equal to 60 upon 100. यहाँ पे 60 कंजप्शन है और 100 इनकम है, और इसका मीनिंग है कि अगर इनकम 100 है तो कंज्यूमर 60 रुपीज कंज्यूम करने के लिए तैयार है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम डिटरमाइन करेंगे कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज होगा. तो MPC का फॉर्मूला है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. फॉर एग्जाम्पल MPC इक्वल टू है 50 अपॉन 70. तो इसका मीनिंग ये है कि अगर इनकम में 70 का चेंज होगा तो कंजप्शन में चेंज होगा 50 का. तो दो कंसेप्ट है APC का फॉर्मूला है C अपॉन वाई, रेशियो ऑफ कंजप्शन अपॉन इनकम, और MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, मीन्स रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया, उसी तरह का कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव, कि मीन्स ए कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना सेव करना चाहता है, बचत करना चाहता है. APS एंड MPS. APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होगा S अपॉन वाई. S अपॉन वाई का हम एक एग्जांपल लेंगे. अगर इनकम की वैल्यू है 100 और सेविंग की वैल्यू है 20, तो APS होगा 20 अपॉन 100. और इसका मीनिंग है कि अगर इनकम 100 है तो कंज्यूमर 20 रुपीज सेव करने को तैयार है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हम चेंज मेजर करेंगे कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होगा. तो इसलिए इसका फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई. जिस वेरिएबल में पहले चेंज होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और जिसमें बाद में चेंज होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है. ये किसी भी फॉर्मूले को याद करने का तरीका है. जैसे MPS मैंने लिखा डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, तो यहाँ पे पहले चेंज होगा इनकम में, कि इनकम में चेंज होने से बाद में चेंज होगा सेविंग में, सेविंग में कितना चेंज होगा. अगर MPS की वैल्यू है 60 अपॉन 90, 60 अपॉन 90, ऊपर 60 है नीचे 90 है, तो इसको कैसे कहा जाएगा कि चेंज इन इनकम इज 90 एंड चेंज इन सेविंग इज 60. कि अगर इनकम में 90 रुपीज का चेंज है तो उसके कारण सेविंग में 60 रुपीज का चेंज होगा. अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS. APC और APS का सम 1 के इक्वल होता है, यही रिलेशनशिप है. रीजन क्या है? क्योंकि कंजप्शन और सेविंग का सम इनकम के इक्वल होता है, और अगर हम दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा C अपॉन वाई APC
प्लस एस अपॉन वाई एपीएस इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई 1। यहां पर एक याद रखने वाला कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा कब होगी? जब c की वैल्यू y से ज्यादा हो। एपीसी का फॉर्मूला है c अपॉन y। तो अगर c की वैल्यू मान लीजिए 120 है और y की वैल्यू 100 है, तो एपीसी की वैल्यू होगी 1.2। तो इस केस में जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगी तो एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 होगी। और इस केस में अगर हम एपीएस फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे मैंने कहा, अगर एपीसी 1.2 है तो एपीएस होगी -0.2। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। ये कंसेप्ट इसी स्लाइड में जो क्वेश्चन 2 है इस न्यूमेरिकल में भी कर रखा है। सेकंड न्यूमेरिकल में है इफ एपीसी इज इक्वल टू 1.2 फाइंड आउट एपीएस। तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 0.2। इसी तरह फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें एपीएस 0.3 गिवन है और एपीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस टेबल में एपीसी और एपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस कंसेप्ट को शो कर रखा है। इनकम के डिफरेंट लेवल्स हैं 0, 100, 200, 500। इनकम के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग कंजप्शन के डिफरेंट लेवल्स गिवन है 50, 100, 160, 300। और इनकम और कंजप्शन गिवन है तो हम सेविंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग। क्योंकि कंजप्शन और सेविंग का सम इनकम के इक्वल होता है, तो इसलिए सेविंग किसके इक्वल होगी? इनकम माइनस कंजप्शन। जैसे जब इनकम 0 है और कंजप्शन 50 है तो सेविंग होगी -50। जब इनकम 100 है, कंजप्शन भी 100 है, तो सेविंग होगी 0। इस तरह से अब एपीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। जब इनकम 0 है तो एपीसी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि 50 अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। 1 अपॉन 0 की जो फॉर्म होती है उसको इंफिनिटी बोला जाता है, नॉट डिफाइंड बोला जाता है। When income is 100, consumption is also 100. Therefore, APC C upon Y 100 upon 100 is equal to 1. Then income 200, consumption 160. APC 160 upon 200 is equal to 0.8. Last, income 500, consumption 300, APC 0.6. इसी तरह से हम एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने रिलेशनशिप किया एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 हर एक लेवल के ऊपर। जैसे फर्स्ट लेवल में तो नॉट डिफाइंड रहेगा। जब इनकम 100 है सेकंड लेवल में तो एपीसी अगर 1 है तो एपीएस 0 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। उसके बाद जब इनकम 200 है तो एपीसी 0.8 है और एपीएस 0.2 एंड द सम इज इक्वल टू 1।
In last case also 0.6 plus 0.4 is equal to 1. अब हम रिलेशनशिप करेंगे एमपीसी और एमपीएस। यहां पर भी दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। कारण भी वही रहेगा क्योंकि कंजप्शन और सेविंग का सम इनकम के इक्वल होता है। और अब अगर हम दोनों साइड चेंज अप्लाई करें तो चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग भी इनकम के इक्वल ही होगा। दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड करने पर आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेंज। रेंज का मीनिंग होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। एमपीसी और एमपीएस की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इसलिए रेंज होगी 0 to 1। Now there is a question related to MPC and MPS. If MPC is equal to 0.6, find out MPS. We know that MPC plus MPS is equal to 1. Therefore, MPS is equal to 1 minus MPC and MPS will be 1 minus 0.6 is equal to 0.4. Now, from this table, we will learn how to calculate MPC and MPS from the given values of income, consumption and saving. Income 0, 100, 200, 500. First we calculate the change in income. 100 minus 0, 100. Then 200 minus 100, 100. 500 minus 200, 300. हम चेंज इन इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे और जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। अब चेंज इन कंजप्शन को मेजर करेंगे। जब इनकम 0 है तो कंजप्शन 50 है और जब इनकम 100 है तो कंजप्शन 100 है। तो चेंज होगा 100 माइनस 50, 50। उसके बाद जब इनकम 200 है तो कंजप्शन 160 है। तो चेंज होगा 160 minus 100 is equal to 60. Then last change in consumption 300 minus 160 is equal to 140. इसी तरह से हम सेविंग में चेंज मेजर करेंगे। जब इनकम 0 है तो सेविंग माइनस 50 है और जब इनकम 100 है तो सेविंग 0 है। तो चेंज होगा 0 माइनस -50 इज इक्वल टू 50। उसके बाद इनकम 200 है तो सेविंग आपकी 40 है। तो सेविंग में चेंज आएगा आपका 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40। इसी तरह से लास्ट चेंज है सेविंग में 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 160। अब हम MPC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन जब आपकी इनकम 100 है तो चेंज आपका कंजप्शन में 50 है और इनकम में 100 है। तो MPC विल बी 0.5। उसके बाद कंजप्शन में चेंज 60 है, इनकम में चेंज 100 है। MPC will be 0.6. Then change in consumption is 140 and change in income is 300. So MPC will be 0.47. Now we will calculate MPS, marginal propensity to save, and the formula is delta S, change in saving, upon delta Y, change in income. First, change in saving is 50 and change in income is 100. So MPS
0.5. Then saving changes by 40 and income changes by 100. So MPS 0.4. In last case, saving changes by 160 and income changes by 300. So MPS will be 0.53. Now we will check the relationship between MPC and MPS. The relationship is that the sum of MPC and MPS is equal to 1. अब हम हर एक लेवल पर MPC और MPS का सम करके देखेंगे और वो 1 के इक्वल होना चाहिए. तो in first case 0.5 plus 0.5 is equal to 1, then 0.6 plus 0.4 is equal to 1, and in last 0.47 plus 0.53 is equal to 1. तो इस टेबल से हमने सीखा कि किस तरह से हम MPC और MPS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से इनके रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे. अब आज जो हमने टॉपिक्स किए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, APC, APS, MPC, MPS, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the components of aggregate demand? There are two components of aggregate demand. First one is consumption expenditure C plus investment expenditure I. Give the meaning of aggregate supply, means total supply of goods and services in an economy. Then MPC is equal to 0.3 and we have to find out MPS. The formula is MPS is equal to 1 minus MPC. MPS is equal to 1 minus 0.3 is equal to 0.7. Next question, define marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption upon change in income. Then what can be the maximum value of MPC? Maximum value of MPC can be 1 when change in consumption is equal to change in income. Last, we have to state whether the following statement is true or false. APS can be negative. It is true statement because APS can be negative when consumption is more than income and saving is negative. So it's all for today's lecture. Thanks. Have a nice day.